Welcome back. Welcome back, guys. Welcome back to Legendary Learners. Guys, आज हम आपके लिए आपके डाउट का एक सलूशन लाए हैं। रिसेंटली हमें मालूम पड़ा था कि आपको फोर्स में बहुत ही प्रॉब्लम थी और सर आइजैक न्यूटन के मोस्ट फेमस लॉ ऑफ मोशन को भी आपको समझना था। और ये कमेंट और आपके इन डाउट्स को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए एक वीडियो बनाया है जिसमें हम फोर्स को डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए हम आज आपके डाउट का सलूशन ढूंढते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो आपको लाल कलर का बटन दिख रहा है प्लीज़ आप उसे प्रेस करें और बेल बटन जो दिख रहा है उससे भी आप पुश कर दें। ये सब्सक्रिप्शन आपका फ्री रहेगा, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। मेरे ख्याल से अभी तक आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए आज हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं और आपके डाउट का सलूशन निकालते हैं। तो गाइस, हमारा पहला जो है वो है फोर्स आखिर है क्या। देखिए, यहाँ हमने आपके लिए छोटी सी डेफिनेशन लिखी है। ये डेफिनेशन जो है बड़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है और इसके हर एक वर्ड को आप इजीली समझ सकते हैं। पहले है इट इज़ एन एजेंसी विच हैव एबिलिटी और टेंडेंसी टू चेंज स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए, इसमें बात ये कही गई है, फोर्स एक पुश या पुल होता है जिसके पास कैपेबिलिटी या एबिलिटी होती है जो फिजिकल स्टेट से यहाँ मतलब है कि बॉडी किस हालत में है, यानी कि वो रेस्ट में है, मोशन में है या किस कंडीशन में उस समय है, उस कंडीशन को चेंज कर सकता है। जैसे कि अगर आप एक बॉल को किक करते हो तो आप उस पर फोर्स लगा रहे हो तो वो बॉल आगे की तरफ मूव करेगी। या कोई बॉल मूव करते आ रही है तो आप उसे पैर से या हाथ से पकड़ सकते हो, रोक सकते हो, तो उसमें भी आप फोर्स लगा के उस बॉल को रोक रहे हो। तो आपने उसका फिजिकल स्टेट जो मोशन वाला था और रेस्ट वाला था दोनों को चेंज कर दिया। लेकिन कई हालात ऐसे भी आते हैं जिसमें ऐसा नहीं होता। ऐसा कि आप बड़े से पत्थर को धक्का मारो तो पत्थर हिलेगा नहीं, वो अभी रेस्ट पे था, लेकिन आपके फोर्स लगाने पर भी वो पत्थर रेस्ट पे ही रहा, वो मूव नहीं किया। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आपने फोर्स लगाया नहीं, मतलब ये है कि जितना फोर्स आपने लगाया था वो कैपेबल नहीं था, उसमें इतनी एबिलिटी नहीं थी कि उस पत्थर को हिला सके। जैसे कि आप गाड़ी को हिलाने की कोशिश करो, धक्का मारने के एक छोटे से धक्के से गाड़ी हिलेगी या चलेगी, ऐसा तो नहीं होगा। तो आपका फोर्स उतना कैपेबल नहीं है। लेकिन आप ब्रेक्स का इस्तेमाल करो, एक्सीलरेट करने की कोशिश करो तो वो आगे चलेगी।
यानी कि वो केपेबल है। तो दोनों हालात हो सकते हैं। तो एक सेकंड जूम कर दो। तो यहाँ पे है कि फोर्स एक पुश या पुल होता है जो फिजिकल स्टेट चेंज कर सकता है किसी ऑब्जेक्ट की या बॉडी की, लेकिन कभी कभी वो चेंज नहीं करता। सिंपल मीनिंग में हम यही इसकी डेफिनेशन बताते हैं, इट इज़ एन एजेंसी। और हम ये भी लिख सकते हैं, इट इज़ अ पुश और अ पुल which have ability to change the physical state of an object or a body। तो हम फोर्स को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी बात आती है फोर्स का नेचर क्या है। नेचर से मतलब है क्या है, वेक्टर है या स्केलर है। बेसिकली हमारे फिजिक्स में 3 तरह की क्वांटिटीज आती हैं, जैसे स्केलर हो गया, दूसरा आता है वेक्टर और एक आता है टेंसर। मेनली आपको स्केलर और वेक्टर पे ही अभी 11th और 12th पे पढ़ना है और उसमें का आपको ज़रूरत है। लेकिन टेंसर भी एक अलग तरह की क्वांटिटी होती है। टेंसर आपको पढ़ाया तो जाएगा, लेकिन आपके नॉलेज के लिए केवल आपको बता देता हूँ। टेंसर भी एक स्पेशल तरह की क्वांटिटी आती है। पहले आपको स्केलर से स्टार्ट करता हूँ। ऐसे मान लीजिए स्पेस का लेंथ पूछा या स्पेन का लेंथ पूछता हूँ, तो आप बता दोगे कि 12 सेंटीमीटर की पेन है या 13 सेंटीमीटर का पेज, ऐसे करके आप बता दोगे। लेकिन ये तो नहीं बताओगे टूअर्ड दी नॉट इस पेज का लेंथ है या इस तरफ इस डायरेक्शन में इसका लेंथ है, ऐसे तो नहीं बताओगे। केवल आप बताओगे कि इस पेज का लेंथ कितना है या इस पेन का लेंथ कितना है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसके पास केवल अपनी यूनिट है, वैसे क्वांटिटीज स्केलर कहलाती हैं। अब वेक्टर क्वांटिटीज एक अलग तरह की क्वांटिटी आती है जिसमें उसके पास डायरेक्शन भी होता है और उसकी एक यूनिट भी होती है। जैसे आप फोर्स लगा रहे हो, मान लीजिए आपने टुवर्ड ईस्ट लगाया फोर्स, आपने 5 न्यूटन से टुवर्ड ईस्ट लगाया। ईस्ट के डायरेक्शन में आपका फोर्स है कैसे बॉल को किक करना। आपने 3 न्यूटन से किसी बॉल को किक किया टुवर्ड ईस्ट, तो आपने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ फोर्स लगाया एक पर्टिकुलर यूनिट के साथ। तो ऐसे क्वांटिटी वेक्टर कहलाती हैं। अब अगला आता है लास्ट क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी। टेंसर वो क्वांटिटी होती हैं जिनका हर अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग मैग्नीट्यूड होता है। जैसे अगर ईस्ट की तरफ उसका 5 है उसका मैग्नीट्यूड, 5 है उसका मैग्नीट्यूड ईस्ट की तरफ, तो साउथ की तरफ कुछ अलग होगा। राइट नॉर्थ ईस्ट में कोई अलग उसका मैग्नीट्यूड होगा। हर अलग डायरेक्शन में उसका अलग अलग यूनिट होगा। तो ऐसी क्वांटिटी जिनकी अलग अलग पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलग अलग यूनिट होती हैं, मैग्नीट्यूड होता है, वैसे क्वांटिटी टेंसर कहलाती हैं। तो ये सारी बातें थी फोर्स के बारे में। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जो है लॉज ऑफ मोशन। सर ईसा न्यूटन के मोस्ट फेमस लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहला लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया से ही आया ज़्यादातर, मैं कहना चाहूँगा ये बात।
और इनर्शिया को सबसे पहले डिफाइन किया था गैलीलियो ने अपने बुक में से डिफाइन किया था, बताया था इसको। और इनर्शिया है क्या उसको भी आपको समझाता हूँ, लेकिन इससे पहले लॉ हम एक बार पढ़ लें। तो लॉ कहता है इफ़ अ बॉडी इज़ इन मोशन और रेस्ट इट कैन नॉट चेंज इट्स फिजिकल स्टेट until a force act on it। जब तक किसी बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लगेगा तो वो अपना फिजिकल स्टेट जो मोशन का है और रेस्ट का है नहीं चेंज कर सकता। तो ये था इनर्शिया से निकला हुआ पहला लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया। और इनर्शिया भी हमारे आगे जाके 3 टाइप में कन्वर्ट होती हैं। और आगे चलते हैं हम सेकंड लॉ पे, जो है फोर्स पर F = ma वाला, जो हमारा बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है। ये आया कैसे और इसके डेफिनेशन है क्या, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे लिखा है। तो वो आप ज़रा एक बार गौर करें। तो फोर्स को आइज़ैक न्यूटन ने कुछ इस तरीके से बताया था, जो है फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो फोर्स को आइज़ैक न्यूटन ने कुछ इस तरीके से बताया था, रेट ऑफ द चेंज इन मोमेंटम, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, जिसे हम लिखते हैं F = dp/dt। यहाँ F है फोर्स और ये इक्वल होता है dp/dt। यहाँ P है मोमेंटम और T है टाइम। यहाँ मोमेंटम है क्या उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। और dp/dt करने से ma कहाँ से निकलता है उससे भी हम समझेंगे और इसे प्रूफ करेंगे आगे। लेकिन उससे पहले हम अपना थर्ड लॉ कंप्लीट कर लें। तो तीसरा लॉ जो है वो आपको दिखाता हूँ। तो तीसरा लॉ हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि हर एक एक्शन का एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। इसे हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, F1 अगर कोई फोर्स है तो वो इक्वल होगा -F2 के। यहाँ F1 है एक्शन तो F2 है रिएक्शन, जो जस्ट अपोजिट होगा एक्शन के। अब यहाँ पे आप एक नोट के तौर पे एक बात याद रख लो कि तीनों लॉ हम सेकंड लॉ से डिराइव कर सकते हैं। फर्स्ट और थर्ड लॉ हम सेकंड लॉ से ही निकाल सकते हैं। इस बात को हमने यहाँ पे लिखा है, सेकंड लॉ इज़ द रियल लॉ, यानी कि दूसरा लॉ ही लॉ ऑफ मोशन असली लॉ है, जिससे हम पहले लॉ और तीसरे लॉ थर्ड लॉ को बता सकते हैं। हाँ, तो टाइप ऑफ इनर्शिया पे जब हम आते हैं तो ये मेनली 3 तरह की टाइप होती हैं। पहला होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट,
फिर इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मेनली ये 3 होती हैं। तो पहला रेस्ट वाला आपको बताते हैं। तो रेस्ट वाली बात आती है तो इनर्शिया के बारे में है। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स एक्ट ना करे। अब इसको अगर लिखना चाहें तो बॉडी इज इन रेस्ट until a force act on it। तो सिंपल है। पहला टाइप था इनर्शिया ऑफ रेस्ट, उसमें होता है कि बॉडी रेस्ट पे रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स आके लगेगा नहीं, जब तक उस पर कोई फोर्स एक्ट ना करे। तो पहला सिंपल है जिसका पीछे हमने आपको एग्जांपल दिया था। अगर आप एक गाड़ी या एक बड़े पत्थर को धक्का मारे तो वो गाड़ी और या पत्थर हिलेंगे नहीं, दोनों अभी रेस्ट पे रहेंगे जब तक उस पर फोर्स एक्ट ना करे। यह नहीं है कि आप फोर्स लगा तो रहे हो पत्थर पे भी और गाड़ी पे भी, लेकिन आपका फोर्स उतना केपेबल नहीं है, उतना 2 न्यूटन या 3 न्यूटन से आप एक बड़े पत्थर या दीवार को हटा तो नहीं सकते हो या हिला तो नहीं सकते हो। यानी कि उतना फोर्स नहीं है कि उसे हिला दे या फिर मूव करा दे। तो पहला टाइप तो था इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरे टाइप पे आते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। दूसरा आता है मोशन का। इसमें भी बात यही है, a body is in motion, an object is a motion until a force act on it। इसमें भी बात यही है, कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से तो वो मूव करता रहेगा उसी वेलोसिटी से जब तक एक फोर्स आकर उस पर लगे ना। मान लीजिए कोई बॉल चल रही है, चल के आ रही है कोई फुटबॉल और आपने उसे अपने पैर से रोक दिया, तो आप अपने पैर को लगा के एक फोर्स लगा के उसे रोक दिए, तो वो मूव कर रहे थे। अब उस वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहे क्योंकि आपने उस पर फोर्स लगाया। तो आपके फोर्स लगाने से उसके वेलोसिटी में चेंजेस हुए और वो उसकी वेलोसिटी चेंज होकर रेस्ट पे आ गए, उसका फिजिकल स्टेट चेंज हुआ। तो ये था दूसरा टाइप। वरना का जब तक फोर्स नहीं लगेगा तो वो बॉल चलती ही रहेगी। इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं फ्रिक्शन के थ्रू। अगर कोई चीज़ स्लाइड कर रही है तो वो रुक क्यों जाती है? अगर कोई चीज़ स्लाइड कर रही है
इस पेन को ऐसे सरकाया तो ये पेन कुछ देर में रुक गई। क्यों रुकी? क्योंकि इस प्लेन पेपर पे भी इसके अपोजिट एक फोर्स लग रहा है जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को भी हम आगे आने वाले वीडियो में क्लियर करेंगे। और से कहा इम्पल्स देखेंगे। लेकिन अब इनर्शिया का लास्ट टाइप जो है डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी एक टाइप होता है जिसमें होता है डायरेक्शन an object can't change its direction until a force तीसरा और आखिरी टाइप है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में होता है कि ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन नहीं बदल सकते अपने आप जब तक एक फोर्स उन पर लगे ना। इसमें भी हम फुटबॉल वाला एग्जांपल लें तो फुटबॉल अगर चल रही है, बॉल चल रही है, तो आप किक मार के उसे दूसरी तरफ कर सकते हो, उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आप किक नहीं करते हो और वैसे ही चलती रहती है तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा नहीं। तो और नहीं चेंज होगा तो उस पर यानी कि फोर्स एक्ट नहीं किया है। तो यही थे मेन 3 तरह के इनर्शिया। इनर्शिया को हमने आपको क्लियर अप कर दिया है और इसके तीनों टाइप को भी हमने बताया है। और यही होते हैं मेन 3 तरह के इनर्शिया। मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर अप हो गया होगा कि इनर्शिया है क्या, उससे तीनों टाइप क्लियर होंगे। और जो मैंने एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की है, मेरे ख्याल से आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन तीनों समझ में आ गए होंगे। उम्मीद है आज का वीडियो आपको फ़ायदा दिलाएगा, फ़ायदेमंद होगा, आपके लिए नॉलेजेबल होगा। और अगर अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया और बेल बटन को नहीं प्रेस किया तो प्लीज़ उसे प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि बाकियों को भी फोर्स से अगर कोई डाउट हो और लॉ ऑफ मोशन से कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और दूसरों को शेयर करके उनके लिए भी आप मदद कर सकते हैं उनके लिए। थैंक यू एंड प्लीज़ like and subscribe our channel. Thank you for watching.